हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद कामरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मलिक मोहम्मद कामरान। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट से रिलेटेड ट्यूटोरियल अपने यूट्यूब चैनल पे डालता हूं और आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव चीज़ें बताता हूं। इसके अलावा रिसर्च से रिलेटेड भी मैं बहुत कुछ अपनी वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ और करता रहता हूँ। बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स किए और रिक्वेस्ट की कि आप ऐसे लोगों के इंटरव्यू लें जिसमें आप बताएं कि रिसर्च पेपर क्या होता है, कैसे पब्लिश होता है और इसके अलावा रिसर्च पेपर में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्यों पाकिस्तानी जो रिसर्च पेपर हैं वो अच्छे जर्नल्स में नहीं जाते, इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है, साइटेशन इंडेक्स क्या होती है, इस तरह के क्वेश्चंस किए। तो फ्रेंड, इससे रिलेटेड मैं खुद से बताऊं तो ज़्यादा अच्छा नहीं होता। मैंने एक प्लान बनाया है कि जितने भी फील्ड्स हैं, बायोलॉजिकल साइंसेज, नेचुरल साइंसेज, केमिकल साइंसेज, उनमें से जो एक्सपर्ट्स हैं बहुत अच्छे हैं, जिनको मैं जानता हूँ, जिनका पाकिस्तान का भी एक्सपीरियंस है, फॉरेन का भी एक्सपीरियंस है, उनको मैं अपने प्रोग्राम में बुलाऊं, उनका इंटरव्यू करूं और उनसे क्वेश्चन पूछूं ताकि लोग उनसे फायदा हासिल करें। तो आज के इस स्पेशल सीजन की जो पार्ट फर्स्ट है, पहला इंटरव्यू है, उसमें मैंने बायोलॉजिकल साइंसेज की फील्ड मेडिकल जेनेटिक्स के एक बहुत ही एक्सपर्ट स्टूडेंट, एक एक्सपर्ट लर्नर और बहुत ही एक्सपर्ट लर्नर इसलिए मैंने कहा है कि वो उसको सीखने का भी शौक है और सिखाने का भी शौक है। और इसके अलावा जो बहुत ही उसकी पब्लिकेशंस हैं, थीसिस लिखा हुआ है, उसके कॉन्फ्रेंस पेपर्स हैं, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किया है, फॉरेन का भी एक्सपीरियंस है। तो आज के इस प्रोग्राम में मैंने दावत दी है डॉक्टर राना कामरान शबीर साहब को। डॉक्टर राना कामरान शबीर साहब ह्यूमन जेनेटिक्स के साइंटिस्ट हैं और ये आजकल विजिटिंग साइंटिस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में। ये ह्यूमन जेनेटिक्स में इनका फील्ड, इनका एक्सपीरियंस जो है वो बहुत अच्छा है। लैब के साथ साथ फील्ड का भी बहुत ज़्यादा इनका एक्सपीरियंस है। जो राना कामरान साहब हैं उनसे मैं पर्सनली तौर पर वाकिफ़ हूँ, बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, बहुत ही हार्ड वर्किंग हैं और दूसरों की हेल्प करने में भी आगे होते हैं। राना कामरान साहब की मैं सीवी आपको दिखाता चलूँ। हाँ, राना कामरान साहब जो हैं, राना मोहम्मद कामरान साहब, इनकी जो पब्लिकेशंस हैं वो बहुत अच्छे अच्छे जर्नल्स में हैं और हाई इम्पैक्ट जर्नल में हैं, जिनमें जर्नल ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, बायोमेडिका, जर्नल ऑफ वायरोलॉजी और इसके अलावा बहुत ही अच्छे अच्छे जो जर्नल हैं, वर्ल्ड टॉप क्लास जर्नल्स हैं, उनमें इनकी पब्लिकेशंस हैं। इसके अलावा कॉन्फ्रेंस पेपर भी हैं, इनकी ट्रेनिंग्स भी है। ये विजिटिंग साइंटिस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में। इसके अलावा ये रिसर्च एसोसिएट भी रह चुके हैं डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल साइंसेज कायद आजम यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में। फ्रेंड्स, कुछ डिले किए बगैर मैं आपको इंटरव्यू की तरफ लेकर जाता हूँ, जहाँ पे हम राना कामरान साहब से क्वेश्चन पूछेंगे और उनका एक्सपीरियंस भी अपना शेयर करेंगे। क्वेश्चन पूछेंगे, वो हमें जवाब देंगे। उससे पहले उन तमाम लोगों के से जो मेरा चैनल देख रहे हैं, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं और उन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरा चैनल मलिक मोहम्मद कामरान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुंच सकें। इस बायोलॉजिकल साइंसेज के बाद मैं नेक्स्ट जो लूँगा वो नेचुरल साइंसेज का एक जो एक्सपर्ट होगा उसका ओपिनियन लूँगा। उससे क्वेश्चन अगर आपको हैं कोई रिलेटेड तो ज़रूर पूछिए। इसके अलावा केमिकल साइंसेज, सोशल साइंसेज, हर तरह से मैं लोगों के ओपिनियन लूँगा और आप लोगों से शेयर करूँगा। ओके फ्रेंड्स, जो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये जो हमारा स्पेशल सेगमेंट है, स्पेशल एपिसोड है, जिसमें हमने इनवाइट किया है डॉक्टर राना मोहम्मद कामरान शबीर साहब को। डॉक्टर राना मोहम्मद कामरान शबीर ह्यूमन जेनेटिक्स में जो मेडिकल जेनेटिक्स की ब्रांच है उससे के बारे में मैंने आपको बता दिया है, इनका इंट्रोडक्शन मैं करवा दिया है। तो अब हम इनसे क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। उससे पहले मैं इनसे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लूँगा, क्योंकि जब वो कोरोना वायरस आया दुनिया भर में, उसने अपना असर रसूख जमाना शुरू किया, हम यही कहेंगे असर रसूख। तो राना साहब उस वक्त कनाडा में यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में एज अ विजिटिंग साइंटिस्ट काम कर रहे थे। ये वहीं पे थे, वहाँ खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। तो राना साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? तबीयत से ठीक है आपकी? जी, अल्लाह ताला का शुक्र है। आप सुनाए, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सुना है किस तरह से आपने वहाँ पे काम किया और क्या आप क्वारंटाइन में आप थे या लैब जाते थे? किस तरह की आपकी सूरत हाल थी कनाडा की? जी, सूरत हाल काफ़ी टफ थी। और जब ये स्टार्ट में नवंबर में कुछ केसेस चाइना में रिपोर्ट हुए
और फिर लोगों ने सीरियस नहीं लिया इसे। फिर दिसंबर में जब ये पीक पे पहुंच गया चाइना में, तो वैंकूवर में, क्योंकि ये यूबीसी का मैं वैंकूवर कैंपस में था, तो चाइना से काफ़ी विजिटर वैंकूवर को आते हैं, जी जी। विंटर में भी और समर में भी। तो ऐसा हुआ कि क्योंकि चाइनीज़ हैप्पी न्यू ईयर भी आ रहा था, तो वो कुछ फैमिलीज जो हैं वो वैंकूवर से चाइना जा रही थी, और कुछ जो है वो चाइना से वैंकूवर विजिट के लिए आ रही थी। तो उनके थ्रू जो है वो वैंकूवर में कोरोना वायरस जो है ना वो स्प्रेड होना स्टार्ट हुआ। तो जो ब्रिटिश कोलंबिया की जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उनको जो है वो टैकल किया, और सारी सिचुएशन को उन्होंने कंट्रोल किया। क्योंकि जहाँ जहाँ जो लोग, एक अगर एक पॉजिटिव जो केस था फर्स्ट में, उससे भी उन्होंने ट्रैक किया, और फिर उस जो शख्स ने जहाँ जहाँ विजिट किया था वहाँ के सारे लोगों को इन्फॉर्म किया कि आप अपने आप को क्वारंटीन कर लें, और जो है अगर आपको सिम्टम्स वगैरह अपेयर होती हैं तो आप इमीडिएट बेसिस के ऊपर हेल्थ हाँ, अथॉरिटी से रब्ता ओके। करें, ताकि दूसरों को नुकसान से बचाया जा अच्छा, तो सके। डॉक्टर साहब आपकी जो फील्ड है वो मेडिकल जेनेटिक्स है, ऐसा ही है? जी तो बिल्कुल। आपकी फील्ड का क्या रोल है कोरोना वायरस की आइडेंटिफिकेशन में, या आप लोग इससे दूर हैं, या इस पे आप लोगों ने भी कोई काम किया? नहीं, मैंने एज सच खुद तो पर्सनली कोई काम नहीं किया, लेकिन जो जेनेटिक्स है वो तो हर फील्ड में जो है ना वो आपको जो है ना नज़र आती है। क्योंकि आपने अब ये कोरोना वायरस है, आपने इसकी जो डिटेक्शन की है वो भी जेनेटिक बेसिस पे जी ही की जी है ना, नेक्स्ट जनरेशन सिक्वेंसिंग को यूज़ करते हुए। इनके जो सबसे पहले जो जो ये सार्स टू है, जी जी। इनकी जो सीक्वेंसिंग पब्लिश हुई है वो न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में हुई है। ठीक हो गया। और तो ये जेनेटिक्स जो है वो तकरीबन अब तो बायोलॉजिकल फील्ड में हर जगह है। जी जी इसके बिल्कुल। बगैर तो अब स्टडीज़ नहीं होती, क्योंकि ये अब हमारे पास टेक्नोलॉजी डे बाय डे एडवांस होती जा रही जी है, जी। और हमारे जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो कम हो रहे हैं। एग्जैक्टली पहले तो एग्जैक्टली। वन बेस जो है वो $1 में सीक्वेंस हुआ करती थी। जी जी। ये 2002-3 की बात कर रहा हूँ, जब ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जब कंप्लीट नहीं हुआ था। जी जी। लेकिन अब तो हम होल एक्सोम और होल जीनोम सीक्वेंसिंग भी करा रहे हैं। एग्जैक्टली होल जी। एक्सोम के जो डेप्थ के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी जो है ना आपके चार्जेस होंगे। आप जी जितनी जी। ज़्यादा कवरेज लेंगे उतने ज़्यादा फिर उनके चार्जेस होते हैं। अम, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा इजी हो गया है। पहले बिलियंस ऑफ डॉलर्स में जो है आपका एक जीनोम का प्रोजेक्ट कंप्लीट होता था, ठीक है, लेकिन अब आप $1000 में जो है ना वो एक सैंपल को सीक्वेंस कर सकते हैं। वेरी गुड। तो राणा साहब, ये तो है, दुनिया बहुत तेज़ी से आगे की तरफ जा रही है, इंसान की फैसिलिटीज़ के लिए बहुत एडवांसमेंट हो रही है। तो मैं आपसे थोड़े क्वेश्चन करूंगा पब्लिकेशन के हवाले से। माशाल्लाह से आपकी बहुत अच्छी पब्लिकेशंस हैं, मेडिसिन के जर्नल्स में आपने बहुत अच्छे अच्छे पेपर सबमिट कराए हुए हैं। मैं अपने नाजरीन को बता भी चुका हूँ, मैंने आपकी सीवी भी इनको बताई है। इंट्रोडक्शन जब मैं आपका करवा रहा था तो आपने ज्वाइन नहीं किया था। तो तब तो जो बेसिक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा आप से, कि कुछ लोग हैं, बहुत कुछ नहीं, बहुत सारे लोग यही पूछते हैं कि उनके पेपर पब्लिश नहीं होते, बहुत अच्छा लिखते हैं, उनके नज़दीक नावल काम होता है, लेकिन वो रिजेक्ट कर देते हैं। इसकी क्या मेजर वजूहत क्या हो सकती है? देखिए, अगर हम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की बात करें, तो पाकिस्तान में सबसे बड़ा अलमिया ये है कि स्टूडेंट्स को स्टडी डिज़ाइन करना ही नहीं आती। जी जी। तो और फिर वो क्या करते हैं कि 15 दिन में जो है वो स्टडी डिज़ाइन कर ली, सुपरवाइज़र से जो है ना वो टाइम सही प्रॉपर जो है वो ले नहीं पाते, या जो है ना वो सुपरवाइज़र बिज़ी होते हैं या स्टूडेंट कहीं पे बिज़ी होते हैं, तो वो डिस्कशन नहीं हो पाती। और जब तक आपके डिस्कशन ना हो किसी भी साइंटिफिक प्रोजेक्ट में, तो वो आपका जो है वो इम्प्रूव नहीं हो पाता। आपकी ओके। अपनी थॉट्स हैं, जब आप एक एक्सपीरियंस पर्सन से मिलें, लेट्स से अगर कोई एमएस का थीसिस अपना सॉरी एमएस का प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर रहा है, जी तो जी। वो अपने सीनियर डिज़ाइन करने के बाद अपने सीनियर से वो डिस्कस करे, डिस्कस कर। उसके बाद वो अपने सुपरवाइजर से डिस्कस करे। एक्चुअली राणा साहब, तकरीबन पाकिस्तान में ये बड़ा प्रॉब्लम है, वो कहते हैं जी मेरा आइडिया चोरी हो गया, हो जाएगा। पाकिस्तानी अपने आइडिया को बहुत नावल समझते हैं। जी बिल्कुल, ये बात भी आपकी किसी हद तक ठीक है, आइडिया बिल्कुल चोरी होता है, लेकिन आप अगर अगर आप अपने सुपरवाइजर से डिस्कस करें तो आई थिंक कि आइडिया चोरी नहीं होगा। हाँ। एटलीस्ट अगर आप अपने सीनियर से नहीं करना चाहते, तो एटलीस्ट सुपरवाइजर अच्छा, से टाइम लेके एक उनसे डिस्कस एक करें। और भी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स को। वो कहते हैं जी थीसिस तो हम लिख लेते हैं, ग्रेड भी अच्छे मिल जाती हैं, लेकिन वो अच्छा थीसिस हमारा पब्लिश क्यों नहीं होता? क्या थीसिस और पेपर पब्लिश कराने में कोई फर्क है? कोई उसकी कोई नई टेक्निक होती है पेपर पब्लिश करवाने की? आप इसके बारे में थोड़ा।
आगाही जी, डाल रही ये इसमें बिल्कुल थीसिस और जो पब्लिकेशन है उसमें बहुत फ़र्क होता है। एक तो आपका जो थीसिस है वो आप जो है ना बहुत ज़्यादा डिटेल और कॉम्प्रिहेंसिव लिखते हैं। जी जी जबकि जो आपका रिसर्च आर्टिकल होता है आपने उसमें टू दी पॉइंट रहना होता है और प्रिसाइज लैंग्वेज यूज़ करनी होती है। अगर आपकी लैंग्वेज जो है वो सही नहीं है, सम टाइम ऐसे होता है कि इंग्लिश स्टैंडर्ड भी सही नहीं होते जी स्टूडेंट्स जी, के। इंग्लिश का तो हमारे बड़ा जो प्रॉब्लम है। जी, ये नॉर्दर्न एरियाज़ के जो स्टूडेंट्स हैं, ख़ास तौर पे यहाँ से या बलूचिस्तान से कुछ लोग जो हमारे एजुकेशन सिस्टम की वजह से थोड़ा वीक होते हैं, जी जी तो वो बिल्कुल। इम्प्रूव जो है वो नहीं कर पाते। तो जिस वजह से जो है वो फिर जर्नल जो है वो उनके क्राइटेरिया में वो पेपर फ़ॉल नहीं करते और वो मोस्टली रिजेक्ट हो जाती तो हैं। फिर दूसरी डॉक्टर और साहब उनकी जो ऐसा भी सब है, कुछ जर्नल्स हैं वो पैसे लेके इंग्लिश फॉर्मेट को भी ठीक करते हैं, मेरे ख्याल में कुछ जर्नल्स ये भी फैसिलिटी देते हैं। जी, फैसिलिटी तो ये देते हैं लेकिन उसमें ये श्योरिटी नहीं होती कि वो आपका पेपर पब्लिश भी कर देंगे। हाँ ये दूसरी तो बात ये है कि वो $1000 $2000 इसी तरह उनकी जो है ना वो चार्जेस होती हैं और अगर ये आप पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये बहुत ज़्यादा बन जाती हैं जो कि एक स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर सकता। जी जी और बिल्कुल। फिर पाकिस्तान में मसला ये है कि जो रिसर्च फंडिंग है वो भी बहुत ज़्यादा कम होती है। आप इस तरह के एक्सपेंडिचर्स जो है वो बेयर नहीं कर सकते अपने प्रोजेक्ट में से कि आप 1500 $2000 जो है वो पर पेपर आप किसी थर्ड पार्टी को दे के जस्ट इंग्लिश इंप्रूव करा दें। यस बिल्कुल तो बिल्कुल। आपको क्या है ये आपको खुद से करना होगा। स्टूडेंट्स हमारे जो हैं वो भी मुतवस्सित घराने से होते हैं और बिल्कुल वो बहुत ज़्यादा कोई लैंडलॉर्ड नहीं होते। तो बिल्कुल बिल्कुल। हमारे तो आपको पता ही है कल्चर का जो लैंडलॉर्ड होते हैं वो जो है ना वो पॉलिटिक्स ही मोस्टली ज्वाइन करते हैं और रिसर्च में नहीं आते। हाँ जी बिल्कुल, ऐसा तो है। अच्छा, इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, नोवेलिटी की बात करते हैं। कुछ जर्नल कहते हैं नोवेलिटी पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं कि जी जो वर्क होना चाहिए वो नोवेल होना चाहिए, और कुछ होते हैं कि वो कहते हैं जी बहुत ज़्यादा लिखा होना चाहिए, नोवेल हो ना हो, डाटा बहुत ज़्यादा हो तो वो पब्लिश कर देते हैं। तो आपके जहन में क्या क्या मतलब, नोवेलिटी को वो इम्पोर्टेंस देते हैं या बहुत ज़्यादा डाटा को देते हैं? देखिए नॉवेल्टी और जो आपकी जो बहुत ज़्यादा डेटा है डेटा जनरेशन ये डिफरेंट फील्ड्स हैं। जी जी अब अगर आपने सर्वे बेस्ड जो है वो जो है ना डिज़ाइन किया है प्रोजेक्ट अपना जी तो जी उसमें ज़ाहिर बात है आपको डेटा बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। बिल्कुल आपने एक पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करना है। ठीक बिल्कुल। है। जब आप नॉवेल्टी की बात करते हैं तो नॉवेल्टी में आपको बिल्कुल आपको आपके काम में कुछ तो नई चीज़ होनी चाहिए। आप रिसर्च का मकसद ही यही है कि देयर इज समथिंग न्यू इन योर रिजल्ट्स। जी जी बिल्कुल। तो अगर आपके पास रिजल्ट्स में कोई चीज़ नई नहीं है और आप जो है वो पुरानी चीज़ को जो ऑलरेडी काम हो चुका है उसी पॉपुलेशन में आप उसी को एक्सप्लोर कर रहे हैं तो शायद उसका जो है इमीडिएट कोई इफेक्ट ना हो। लेकिन अगर वही काम लेट से 15-20 साल पहले हुआ है तब पॉपुलेशन में थोड़ा चेंज आप चेक कर सकते हैं। ठीक, राना साहब, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर न्यू लर्नर के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, इवन कि मेरे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इस बात पे मैं बहुत कंफ्यूज होता हूँ, स्टडी डिज़ाइन हमें कैसे करना चाहिए? स्टडी डिज़ाइन के बारे में आप थोड़ा सा बता दें। जी, स्टडी डिज़ाइन जो है वो बहुत ज़रूरी है। उसमें जो है ना आप रियलिस्टिक अप्रोच यूज़ करें। आप स्टडी डिज़ाइन करने से पहले ही देखें कि आपके पास रिसोर्सेज क्या हैं। ठीक ठीक है। है, आप जो है ना वो प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर लेते हैं कि जी मैं एक माउस मॉडल बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। एनिमल मॉडल पे मैंने काम जी करना जी है, लेकिन वो पाकिस्तान में फैसिलिटी ही नहीं है पूरे पाकिस्तान में। बिल्कुल। ठीक है, तो फिर आपकी रिसर्च जो है वो कंडक्ट नहीं हो सकती है। ठीक है, ठीक तो है। आपने रियलिस्टिक अप्रोच करनी है कि जो अब हमारी लैब में जो फैसिलिटीज़ हैं या आपके जो कोलैबोरेटर्स हैं उनके पास क्या फैसिलिटीज़ हैं उनको आपने देखते हुए अपना जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो डिज़ाइन करना है। और वही मेरा एक पॉइंट है कि आप अपना डिज़ाइन जो है हमेशा अपने सुपरवाइज़र से डिस्कस करें और वो आपको जो है एक अच्छा प्रोजेक्ट जो है वो एक जो नॉर्मल जो आप कर भी सकते होंगे और जो आपके लिए जो है ना इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक भी नहीं होगा वो आपसे डिज़ाइन कराएंगे। और इससे जो है आपका टाइम भी बचेगा, आपको स्ट्रेस कंडीशन भी कम फेस करना पड़ेगी और आपकी जो रिसर्च है जो आपका डिग्री अचीव करनी है आपने वो आपका गोल जो है वो भी आप अचीव कर लेंगे। ठीक हो गया राना जी। साहब। डॉक्टर साहब, माशाल्लाह आपका बहुत एक्सपीरियंस है, आपने आपके बहुत ज़्यादा पेपर्स हैं, नाज़रीन ने देखे हैं, जिनमें आप फर्स्ट ऑथर हैं, आप सेकंड ऑथर हैं। इट मीन्स कि आपका कि बहुत ज़्यादा सुपरवाइज़र के साथ साथ आप भी बहुत ज़्यादा आउटपुट आपकी होती है इसमें। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे लोगों को, किस तरह से वो पेपर पब्लिश कर सकते हैं, किस तरह से यूनिक बना सकते हैं, और वो क्या ऐसी स्ट्रेटजी कर सकते हैं कि उनका पेपर अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर में और बहुत जल्दी एक्सेप्ट हो?
जी, इसके लिए कोई शॉर्टकट्स आप सबसे बताएंगे, कोई मेन मेन पॉइंट्स आप बता दें नहीं, ताकि। रिसर्च में आप याद रखें कभी कोई शॉर्टकट नहीं होता। ओह ठीक हो रिसर्च में गया। आप जब भी कोई शॉर्टकट यूज़ करेंगे, आपको जो है ना उसका खमियाजा भुगतना ओह। पड़ेगा। चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ पेपर रिजेक्शन हो, चाहे वो लो कैटेगरी में आप पेपर पब्लिश कर लें या कुछ भी। तो आपको जो है उसका लॉस ही है, आपको कभी भी जो है ना उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो ठीक है? ठीक है। सबसे पहले जो मैं रिसर्च पेपर की कुछ जो है वो खूबियाँ बताना मैं चाह रहा हूँ। सबसे पहले आपकी जो राइट अप है ना वो एक अच्छा जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है आपने वो यूज़ करनी है। ठीक हो गया। ठीक है? दूसरी चीज़ जो है वो आपकी जो मेथोडोलॉजी है आपने उसको सॉरी पहले हम इंट्रोडक्शन की बात कर जी लेते जी, हैं। मैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन जो है वो आपने बिल्कुल एक क्लियर कट उसके बारे में लिखना है जिसके बारे में आपने तहकीक की है। ऐसा ठीक। ना हो कि आपने जो है वो एक्सप्लोर किया है सिग्नलिंग पाथवे को और आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं उसका एपिडेमियोलॉजी जी का जी बिल्कुल। कि इंटेलेक्ट ये सपोज हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पे बात कर रहे हैं। आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि जी अमेरिका में जो है वो इतने परसेंट डिसेबिलिटी है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जिनको बिल्कुल। हम मेंटल रिटार्डेशन भी कहते हैं। जी जी उसके बिल्कुल। अलावा जी यूरोप में इतनी है, टर्की में इतनी है और जो है वो दूसरे कंट्री रशिया, चाइना आप उनकी एग्जांपल्स दे देते हैं। जी जी बिल्कुल। ठीक है? लेकिन आप दरअसल आपने वर्क क्या किया? आपने वर्क किया इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के जो जीन में म्यूटेशन आती है, वो कैसे सिग्नलिंग पाथवे में उसको इफ़ेक्ट करती है। जी जी। ठीक है? तो आपका इंट्रोडक्शन भी सिग्नलिंग पाथवे से रिलेटेड होना होना चाहिए। चाहिए। आप एक 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 पैरा में जस्ट एक्सप्लेन कर दें कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या होती है, जो आईक्यू स्कोर है वो कितने कम हो जो है ना वो हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में काउंट करते हैं। फिर आगे उसकी टाइप्स अगर हैं लेट्स से सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, माइल्ड है, मॉडरेट है, जी आप जी। उनको डिफाइन कर दें उनके आईक्यू स्कोर पे। ये जस्ट एक पैरा में हो जाए और जो ग्लोबल इसकी प्रेवलेंस है वो ये है। ठीक आप हो इतना गया। बता दें मैं और पाकिस्तान में लेट्स से अगर आप कर रहे हैं तो आप पाकिस्तान का बता दें जी कि जी। जी पाकिस्तान में अगर कोई स्टडी हुई है तो पाकिस्तान में इतने परसेंट ग्लोबल चलो लेट्स सी, जो है हमने सॉरी ये इंट्रोडक्शन हो गया जिस तरह आप कह रहे हैं कि टू दी पॉइंट होना चाहिए और इधर उधर से नहीं जाना जी चाहिए। और जी प्रिसाइज मेथडोलॉजी, होना हाँ चाहिए। प्रिसाइज। और अच्छा, जी मेथडोलॉजी की बात करते हैं तो वो तो हम किसी ने पहले से किया हो उसको भी यूज कर सकते हैं या उसमें भी कोई इनोवेशन होनी चाहिए? नहीं मेथड्स तो आप जो है ना वो आपने देखना है कि आप काम क्या करने जा रहे हैं ना आपने उस हिसाब से फिर मेथडोलॉजी यूज करनी है। आप काम करने जा रहे हैं 2020 में मेथडोलॉजी आप 1980 की तो यूज हाँ नहीं कर सकते। बिल्कुल आपको बिल्कुल। आज की यूज करनी पड़ेगी। अप टू डेट तो रहना आप पड़ेगा। लेटेस्ट जी, आपको लिटरेचर सर्वे ये हमारा जो सबसे बड़ा है प्रॉब्लम स्टूडेंट्स का, वो यही है कि वो लिटरेचर सर्वे नहीं करते, बस वो कहते हैं कि सुपरवाइज़र साहब हमें कोई भाई सिनॉप्सिस दे देंगे शॉर्टकट की उठा के। बात, शॉर्टकट हो गया ना। जी, शॉर्टकट बिल्कुल, तो हम वो तो। उनको पता भी नहीं होता। जी जी। अच्छा तो राणा साहब, उसके अलावा जो है हम बात करें रिजल्ट्स की, चले अगर आपने अच्छा काम किया रिजल्ट्स तो हो गए, डिस्कशन का क्या इम्पोर्टेंट रोल है? मतलब डिस्कशन भी हो देखिए सकती है गेम चेंजर के तौर पे जी, अगर आपने चले इंट्रो ये अच्छा नहीं किया, रिजल्ट अच्छा नहीं है आपके, कोई इनोवेशन नहीं है, क्या हम डिस्कशन को अच्छा बना के अपनी गेम को चेंज कर सकते हैं? देखिए एक मैं बात आपको बता दूं कि अगर आप कोई भी रिसर्च करते हैं ना वो पब्लिशेबल होती है। जी जी। ज़रूरी नहीं है कि आप एक एक जर्नल पे अटक के बैठ जाएं कि मैंने पेपर इसी जर्नल में ही पब्लिश जी करना है। जी वो बिल्कुल। जर्नल के अपने स्टैंडर्ड हैं। जो एडिटर आप पेपर को रिव्यू कर रहा है या कोई रिव्यूअर अगर जो है वो रिव्यू कर रहा है वो अपने प्लेस ऑफ माइंड में जो है वो देखते हैं कि आपको वो जो है ना वो आपका पेपर उनको अच्छा नहीं लगा वो उसको रिजेक्ट कर देंगे। जी जी ठीक बिल्कुल। है, लेकिन कोई और रिव्यूअर होगा वो आपसे जो है ना वो आपके में जो है वो प्रोजेक्ट को स्टडी करेगा, वो कहेगा जी इन्होंने अच्छा काम किया तो वो आपको एक्सेप्टेंस दे देंगे। मीन ठीक है, इसका तो मतलब है कि आपके रिव्यूअर पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, वो किस मूड में बैठा है, रिव्यू उसकी फील्ड कितनी कौन सी है, और वो क्या चाहता है। जी बिल्कुल, वो अपने आपने मेरे भी कुछ ऐसे पेपर्स गुजरे हैं जहाँ पे उन्होंने ये कहा कि जी आप डिस्कशन का जो है वो 1.5 पैरा उठा के इंट्रोडक्शन में डाल दें। ठीक है, तो ये रिव्यूअर के कमेंट थे। तो ठीक है, तो रण इसी साहब तरह ऐसा भी यानी होता है, वो आप कहता है जी मेरे पेपर को साइट नहीं किया आपने, कुछ ऐसे भी होते हैं वो कहते हैं जी हमारे पेपर को साइट करें, अगर पाकिस्तानी तो इसमें बहुत ज्यादा आगे है ना। जी, मेरे साथ तो अभी तक इस तरह का कोई वाक़या पेश अच्छा, नहीं वो आया, मेरा एक फ्रेंड तो बता रहा मैं था कि दूसरों के उनको जी बाद उन्होंने कहा कि जी आपने ये पेपर साइड नहीं किया, उसने अपने 5-6 पेपर साथ में अटैच कर दिया और कहा जी यहाँ से आप रेफरेंस दें। तो ऐसा भी होता है। जी, समटाइम्स मेरा ख़्याल है कि ऐसा हो जो जाता है, लेकिन ये टॉपिक होता है, अनएथिकल है। एक एक पेपर का जी। टॉपिक है, उसकी क्या वर्थ होती है?
पेपर के टॉपिक पे आप देखें, फिर टॉपिक पे आप टू दी पॉइंट रहेंगे, और हर टॉपिक की अपनी वर्थ है, उसकी वैल्यू है। ठीक है, तो आप जो है ना उसी पे तो ही जो है ना वो इत्तेफाक करेंगे आप। ऐसा नहीं हो, ऐसा ऐसा पॉसिबल है कि आपने जिस एक पेपर लिखा वो आपका रिजेक्ट हुआ, आपने उसके टॉपिक को चेंज किया, बाकी वही रहने दिया, तो वो शायद पब्लिश हो जाए जी टॉपिक को देखते हुए। नहीं, मेरा ख्याल है कि जो पीर रिव्यूड जर्नल है, ब्लाइंड पीर रिव्यू, वो मेरा ख्याल है टॉपिक पे इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं करते। वो आपकी पूरी रिसर्च एफर्ट्स को देखते हैं कि आपने 6 माह, साल, 2 साल लगा के जितना आपने काम किया है, वो आपकी आउटपुट क्या है उसकी। हाँ तो राणा साहब, मेरा एक जी और जी क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा लोग पूछते हैं, ये इम्पैक्ट फैक्टर क्या है? आखिर इसको किस तरह से जी कैटेगराइज किया जाता है? ये इम्पैक्ट फैक्टर इतने का पेपर है, इतने का पेपर है, और ये क्या इसकी सीन है, हमें इसके बारे में भी तो थोड़ा आगाह करें। जी। इम्पैक्ट फैक्टर के बारे में जी हमारे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा जो है ना वो खदशात होते हैं, हाँ जी, और हाँ जी, वो बहुत बिल्कुल। ज़्यादा क्यूरोसिटी उनको होती जी है जी। कि जितना ज़्यादा जो है वो इम्पैक्ट फैक्टर होता है, उतनी ज़्यादा जो है ना वो अच्छा पेपर होता है, और इसमें कोई शक नहीं है। दरअसल इम्पैक्ट फैक्टर डिपेंड करता है कि जो जर्नल है उसके पर ईयर कितने जो है वो पब्लिकेशन वो कर रहे हैं, ठीक है। पब्लिश कर रहे हैं पेपर, और उनकी साइटेशंस जो है वो कितने हो रही हैं पर ईयर। ठीक ठीक हो ठीक गया। है। तो मोस्टली वैसे तो ये थॉमस रूटर वाले जो है ये हर साल ही जो है ना वो हर जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर जो है वो बताते हैं कि जी जी जी। अभी जो लेटेस्ट लिस्ट आई है वो 2019 का इम्पैक्ट जी फैक्टर है। जी, ऐसा ही है। ठीक है। और इसी तरह आप जब नेक्स्ट जो जून आएगा 2020 का 2021 आएगा। का, तो उसमें जो है वो 2021 जून में जी जी। आपका जो है वो 2020 का इम्पैक्ट फैक्टर आएगा, आएगा। ठीक है। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी जो जर्नल की साइटेशंस और उनकी जो पब्लिकेशन है रेशो, उनके ऊपर डिपेंड करता है। और मोस्टली जो है वो 5 ईयर इम्पैक्ट फैक्टर जो है वो जर्नल ने शो किया शो होता किया है, होता है। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर उनकी पब्लिकेशन की साइटेशन या उनकी साइटेशन जो है वो एक साल में अगर कम आ जाए, तो इनका इम्पैक्ट फैक्टर 5 या 6 से 3 पे भी आ जाता है। जी जी, ऐसा ही है। ठीक है। तो वो फिर जो है ना एक जो हमारे पास सेल्फ जो साइटेशन पब्लिशर्स का होते हैं। प्रॉब्लम है, एक जर्नल है, उसमें पेपर पब्लिश करवाया, 3.4 उसका इम्पैक्ट था। सेल्फ साइटेशन की वजह से उन्होंने इस साल उसका इम्पैक्ट फैक्टर वाली लिस्ट से निकाल दिया। तो जिसने वहां पे अपना उनका पेपर सबमिट कराया हुआ है, सपोज 2018 में कराया हुआ है, तो क्या वो इम्पैक्ट फैक्टर शो कर सकेंगे? कोई उनसे पूछे या कहीं वो सीवी सबमिट करवाते हैं तो उनके बारे में उनका क्या होगा कि पहले इम्पैक्ट फैक्टर था, अब सेल्फ साइटेशन की वजह से उन्होंने उससे उस लिस्ट से निकाल दिया है, तो उनके बारे में कुछ आप जानते हैं तो। जी, इनका कोई अभी जो है ना वो मेरे इतलात के मुताबिक जितना मैंने स्टडी किया है कि इनका जो है वो केस चल रहा है दोबारा से। ठीक इन्होंने ठीक। जो है ना वो थॉमस रूटर को लिखा है कि इनको जो है ना वो इम्पैक्ट फैक्टर दोबारा से बहाल किया जाए कुछ जर्नल्स में। तो अभी जो है वो क्योंकि अभी तो उन्होंने इम्पैक्ट फैक्टर नहीं दिया, तो इट्स मीन कि अभी उनका इम्पैक्ट फैक्टर नहीं है अनटिल अनलेस के वो अपना केस जो है वो विन नहीं कर विन जाते। करते, ठीक है। क्योंकि मेरा ख्याल है 15 या 16 जर्नल्स ने इस बार जो है वो उन्होंने रिजेक्ट ये जी निकाल जी, दिए ऐसा ही है। लिस्ट से। तो उनमें से 3 या 4 जर्नल ऐसे हैं जो बिल्कुल परसेंटेज के हवाले से जो है वो बॉर्डर लाइन पे हैं सेल्फ साइटेशन के हवाले से। तो वो माइट भी जो है उनको जो है ना वो बहाल कर दें उनका इम्पैक्ट फैक्टर जो है। तो ये आपका जो क्वेश्चन है कि क्या 2018 में उनका इम्पैक्ट फैक्टर था और अब वो शो होगा या नहीं, क्योंकि जो पेपर जिस साल में पब्लिश हो गया उसका इम्पैक्ट फैक्टर शो होगा। ठीक है। ठीक है। और बाद में लेकिन अब ये है कि वो उनके लिए जो है ना अच्छा यही होगा कि वो अब उस जर्नल को छोड़ के किसी और जर्नल में जो है वो पब्लिकेशंस करें। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ ये होता है, अक्सर लोग यही करते हैं कि अगर किसी एक जर्नल ने उनका पेपर एक्सेप्ट कर लिया है, तो वो बार बार उसी जर्नल को अप्रोच करते जी हैं जी, ऐसा ही कि है। सेम थोड़ा सा चेंज किया और उसमें जो है ना वो एक और पेपर सबमिट करा दिया। तो उसका प्रॉब्लम ये होता है कि जो जर्नल का जो एडिटर होता है ना, उनके पास सारा रिकॉर्ड होता है, जी जी, और वो बिल्कुल। क्या करते हैं, वो 2 या 3 पेपर पब्लिश करने के बाद उनका पेपर जो है वो रिव्यू में भेजते ही नहीं है, पहले ही रिजेक्ट कर देते हैं। ऐसी बात है, एक जनरल है मोलेकुलर बायोलॉजी रिपोर्ट, तो उसमें 2 पेपर हमारे एक्सेप्ट हो गए, तीसरा भी हमने भेज दिया, तो जैसे तीसरा भेजा उन्होंने वैसे ही वापस भेज दिया और कहा जी आप मेहरबानी करें अगले साल फिर रब्ता कीजिएगा, फिलहाल आपके 2 काफी हैं। जी पाकिस्तानी जी, वो ऐसा ही होता है। कोशिश पाकिस्तानी कोशिश समझते हैं कि जी अब हमारा लिंक हो गया, एडिटर को हमारा काम बहुत पसंद आ रहा है, तो हम क्यों ना 5-7 पेपर यहीं से निकाल लें।
नहीं, कोशिश यही करनी चाहिए कि आप जो है ना वो डिफरेंट जर्नल्स को अप्रोच करें। और क्योंकि देखें, जब आपके काम में क्वालिटी होगी ना, क्वालिटी ऑफ वर्क हमेशा उनको जो है वो सिफारिश की ज़रूरत नहीं होती, या जो है उनको जो है ना वो सिर्फ एडिटर जब उनको गो थ्रू करते हैं तो उनको लगता है कि जी ये वर्क वाले है, वर्क है और इसको जो है ना वो पब्लिश होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका क्वालिटी ऑफ वर्क होगा तो उसी हिसाब से आपकी साइटेशंस भी आएंगी, और जब साइटेशंस आती हैं तो जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर इंक्रीज होता है। इंक्रीज होता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन है, पाकिस्तान में ये ट्रेंड है जी, पैसे दें आपका नाम जी पेपर में डाल देंगे, उसका मतलब स्टूडेंट्स जो है ना बहुत ज्यादा इसमें वो पैसे दे के अपना नाम इसमें वो ऐड करवाते हैं। देखिए, इसमें थोड़ा सा जो है ना वो सोचना चाहिए कि ये थोड़ा अनएथिकल हो जाता है। ठीक है, और जो रिसर्च है उसमें एथिक्स का ख्याल हमें करना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। और अगर आप चंद पैसे आप दे के आप आथरशिप अगर ले भी लेते हैं, को आथरशिप, तो आपका उसका क्या बेनिफिट है? आपको पता ही नहीं है कि आपने काम क्या उसमें हुआ है। ठीक है, आप जस्ट एक सीवी को जो है ना वो 2 लाइनें लिखने के लिए कि जी मेरा पेपर है आप पे कर रहे हैं, तो उसका अल्टीमेटली आपको बेनिफिट क्या है? कुछ भी जी नहीं जी, है। कुछ भी नहीं है। रिसर्च वो है जिसमें आपकी लर्निंग होती है। रिसर्च जो है वो एक लर्निंग फेज है। आपका एक, आप एक टाइम दे रहे हैं, आप जो लर्न किया है वो आपके बेनिफिट जो है ना वो आपको होगा, राना साहब, ना आप कि। आपका जो एक्सपीरियंस है वो माशाल्लाह फील्ड का भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, लैब वर्क का भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो जी आपके जी। नज़दीक बेस्ट एक्सपीरियंस कौन सा है कि आप कहाँ काम करना है को एंजॉय करते हैं, मतलब फील्ड में या लैब में? देखें, दोनों के अपने अपने जो है ना वो मज़े हैं। हैं, चार्म हैं उनके जो है ना वो, अपने अपने जो है ना ड्रॉबैक्स भी हैं, और बिल्कुल। उनके जो है ना वो गुड पॉइंट्स भी हैं। तो ये जो डिपेंड करता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो किस बेस पे है, और आपको सम टाइम ना चाहते हुए भी जो है लैब में या फील्ड में काम करना पड़ता है। अब आप देख लें कि आजकल मौसम ऐसा है जहाँ 50 डिग्री तक टेम्परेचर चला जी जी जाता है। बिल्कुल। और यहाँ पे अगर आप इस टाइम में फील्ड में काम करें, क्योंकि मैंने किया हुआ है, आपने किया हुआ है, मुझे याद है तो रुझान के एरिया में 50 डिग्री से भी अबव था, आप सैंपलिंग के लिए गए हुए थे। जी बिल्कुल। तो उस वक्त जो है ना वो यही माइंड में आ रहा होता है कि पता नहीं ये हमारे लिए बेनिफिट भी होगा, कुछ हमें जो है ना बेनिफिशियल होगा ये हमारे लिए या नहीं होगा, कुछ समझ नहीं आ रही होती। जी तो जी। हमारा क्योंकि फिर लोगों से, ह्यूमंस पे काम है मेरा। हाँ, तो राणा साहब आप बता रहे थे एथिकल इश्यूज के बारे में। जी, रिसर्च में जो है ना वो हमें एथिक्स का बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है। लेट्स से अगर आप माउस मॉडल से डील कर रहे हैं तो जी जी। आपने अगर उनको किल भी करना है तो आपने उसको जो है एक रिसर्च प्रोटोकॉल है, आपने जी उसके जी बिल्कुल। मुताबिक जो है ना उसको कम से कम तकलीफ पहुंचा के आपने उसको किल करना है, और उस पे जो है आपने अपने एक्सपेरिमेंट करने हैं। आप। अगर आपने ह्यूमन से डील जी करना जी। है, ह्यूमन से डील करना है, तो आपने उसकी जो आइडेंटिटी है वो एटली आपने वो छुपानी है, ओके। उनको एग्री करने के बाद, और उनसे रिटर्न कंसेंट लेना है ठीक आपने, हो गया। ताकि और अगर आप उनकी जो पिक्चर्स वगैरह हैं या जी जी कुछ जी। इस तरह का रेलिवेंट मटेरियल है जिससे वो माइट भी आइडेंटिफाई हो जाएं, तो आपने उनसे रिटर्न कंसेंट लेना है कि हम आपकी जो है ये पिक्चर्स जो है वो जर्नल में पब्लिश करने के लिए भेज रहे हैं, क्या आप हमें अलाउ करते हैं? ठीक हो गया, तो ठीक वो हो आपको गया। करानी पड़ती हैं। और अगर कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं यानी जिनकी उम्र 5 साल या उनसे कम है या 10 साल, जो ना समझ हैं, जी जी बिल्कुल। आप उनके पेरेंट्स से पेरेंट्स कंसेंट से लेंगे। मीन एक ठीक है, प्रॉपर आप लोगों ऐसे। को प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है, ऐसा नहीं होता कि आप लोग बस वो चढ़ा दिया जो दिल किया, क्योंकि ह्यूमन सेंसिटिव केस है और बहुत इसके प्रॉब्लम्स होती हैं आप। देखें जी, आपको हमारे माशरे में जो है वो इलिटरेसी की वजह से, जी जी। जहाँ पे जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं वहाँ पे इश्यूज बहुत ज़्यादा बहुत होते ज़्यादा हैं। होते हैं, यहाँ वो पे तो पोलियो सब लोग पिलाने पे कहते भी हैं। बहुत इशू होता है। जी बिल्कुल, और हमारे यहाँ मैंने ऐसे बहुत से केस देखे हैं जहाँ खवातीन ये कहती हैं फलां ने तावीज़ करवा दिए जी जी। मेरे ऊपर, और फलां ने जो है वो काला जादू करा दिया और ऐसे करा दिया। जी जी बिल्कुल। ठीक है, और ये बहुत बड़े इश्यूज हैं हमारे माशरे में। और हम कहीं भी हों, हमारे माशरे में हो, किसी और कंट्री में हो, जो आपकी आइडेंटिटी है पेशेंट को छुपाने की, वो लाजमी तौर पर किसी भी सूरत में उनकी आइडेंटिटी लीक नहीं होनी लीक नहीं चाहिए। होनी चाहिए। ये आप इसको आप और खुद वैसे से जो है आप वो। ह्यूमंस पे काम करते हैं, दूसरे एनिमल्स की निस्बत ह्यूमंस पे काम करना बहुत मुश्किल होता होगा। जी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। आप उनसे कंसेंट लेना ही उनसे बहुत बड़ा मुश्किल काम है, और फिर वो इन रिवार्ड वो कहते हैं कि क्या आप हमारा ट्रीटमेंट करवा के देंगे, या कुछ इस तरह के इश्यूज हैं, तो उनको समझाना पड़ता है कि जी हम एक रिसर्च स्टूडेंट्स हैं या हम स्कॉलर्स हैं, तो हम आपको ट्रीटमेंट नहीं करवा के दे सकते, लेकिन आपको
जो है ना हम सिर्फ एक रिसर्च करेंगे कि अगर आपको ये बीमारी है तो ये आपकी किस वजह से है, हम उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश जी करेंगे। जी। हम उसमें कामयाब भी हो सकते हैं और हम कामयाब नहीं भी नहीं हो भी हो सकते हैं। सकते हैं। ठीक लेकिन है, तो वो जो साइंटिस्ट समझ जाता है। जो साइंटिस्ट होते हैं वो तो इस कोशिश में तो होते हैं कि अगर ये बीमारी है आपने आइडेंटिफाई की, इसका कोई ना कोई सोल्यूशन तो होना चाहिए, किसी ना किसी तरह से इसकी ट्रीटमेंट तो होनी चाहिए। वो भी तो एक फील्ड होगी ना। अगर आपकी जी बिल्कुल, ये जीन एडिटिंग में जो है ना इसके ऊपर काम हो रहा है, और अगर इसमें कोई सक्सेसफुल जो है ना वो रेट अभी जो है ना वो अगर हमें मिलता है, तो होपफुली जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं उनका ट्रीटमेंट इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा। इंशाल्लाह। अच्छा राणा साहब, इसके अलावा जो मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि थीसिस लिखने में और पेपर लिखने में मतलब वो कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको आप जिन पे फोकस करना चाहिए। देखें, इसमें ये है कि आपका जो इंट्रोडक्शन है वो प्रिसाइज हो, ठीक है, और आपका टू दी पॉइंट हो, और लेकिन वो क्लियर हो। क्लियर हो। ठीक है, ऐसे ना हो कि आप जो है ना वो मुबहम जो है ना वो सेंटेंस लिखते चले जाएं और फिर उसका जो है वो बैड इम्पैक्ट होता है। मैथडोलॉजी आप बिल्कुल क्लियर लिखें, किसी चीज़ को आपने रिपीट नहीं करना, कोई आपका रिजल्ट रिपीट ना हो। ठीक है, आप किसी एक चीज़ को, एक ही सेंटेंस का जो है वो बार बार आप यूज़ ना करें, और कोशिश करें कम से कम पैराग्राफ बनाएं। ठीक है, और जो डिस्कशन है वो अच्छी करें, आप जो अपने जो रिजल्ट्स हैं उसको कंपेयर करें, जो है वो फिर दुनिया के साथ ग्लोबल में उसके जी ऊपर जी। जो काम हुआ उनके क्या रिजल्ट्स थे, हमारे क्या हैं। सिर्फ अपने और जो कंट्री तक अगर महदूद रिजल्ट्स, नहीं रहना चाहिए। जी, अगर आपके रिजल्ट्स जो हैं वो सेम आ रहे हैं तो उसकी आप वजूहत बताएं कि आखिर ये सेम क्यों आ रहे हैं, बिल्कुल और बिल्कुल। अगर आपके डिफरेंट आ रहे हैं तो उसकी भी आप जो है ना एक्सप्लेनेशन दें कि अगर डिफरेंट आ रहे हैं तो उसकी क्या रीज़न है। ठीक है, और इन द एंड जो है वो हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको कंक्लूजन लिखना नहीं आता कि जी जी। आपने अगर ये स्टडी डिज़ाइन की है, आपने अपने 8 माह, 1 साल, 2 साल इस पे जो है वो खर्च किए हैं, ठीक है, अपने जो है ना स्पेंड किए हैं टाइम आपने इसके ऊपर, तो आपने इसका क्या कंक्लूजन निकाला है, तो वो मोस्टली उनको वो कंक्लूजन भी लिखना नहीं आता। ठीक बिल्कुल। ठीक है, फ्यूचर पर्सपेक्टिव तो वो दूर की बात है, वो आप थीसिस वगैरह में लिखते हैं कि फ्यूचर पर्सपेक्टिव, या बाज़ औक़ात जो है जर्नल की जो है ना वो लास्ट लाइन में लिख देते हैं कि ये जो हमने काम किया है ये फ़लाँ फील्ड में जो है वो फ्यूचर में बड़ा हेल्पफुल हो साबित हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपने करनी होती है, और फिर रेफरेंसेस मोस्टली जो हाँ स्टूडेंट्स हैं वो रेफरेंसेस, मैं क्रॉस उसी तरफ आ रेफरेंसेस, रहा था, रेफरेंसेस की तरफ मैं जी, आने लगा था। वो क्रॉस रेफरेंसेस दे देते हैं, उन्होंने पेपर पढ़ा नहीं होता। जी जी। आज 2020 में जो पेपर लिख रहे हैं 1970 का कोई रेफरेंस उठा के दे देते हैं, जो कि उन्होंने कभी गो थ्रू ही नहीं किया होता, तो वो अपडेट क्रॉस रहना बड़ी रेफरेंस। इंपॉर्टेंट चीज़ है। जी, लिटरेचर सर्वे जो है ना ये इसीलिए कि यही तो बात मैंने सबसे स्टार्ट में की कि जब तक आप डिस्कशन नहीं करेंगे आपका जो प्रोजेक्ट है वो इम्प्रूव नहीं होगा। प्रोजेक्ट इम्प्रूव करने के लिए आपको लिटरेचर सर्वे करना पड़ता है, और जो कि हमारे स्टूडेंट्स जो है वो समझते हैं कि लिटरेचर सर्वे रिसर्च के लिए ज़रूरी नहीं है, और वो करते ही नहीं है। तो इन द एंड क्या होता है कि वो ना तो एक अच्छा थीसिस कर पाते हैं, और ना ही जो है वो पेपर को पब्लिश कर पाते हैं, और फिर आखिर में जो है वो मोस्टली ब्लेम सुपरवाइजर को करके डिग्री लेके घर चले लेके जाते हैं। चले जाते हैं। अच्छा तो एंड पे आप जो यंगस्टर हैं बहुत से ज़्यादा, अगर आप फेसबुक पे ग्रुप में जाएं, किसी भी ग्रुप में चले जाएं, वहाँ पे मोस्टली आप लिखें एनीवन हु वांट टू हिज हर नेम इन रिसर्च पेपर, लाखों की तादाद में कमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, मतलब रिसर्च पेपर के पीछे लोग इतने पड़े हुए हैं। ठीक है, तो आप यंगस्टर को क्या पैगाम देना चाहेंगे इस हवाले से। देखिए, यंगस्टर्स के लिए यही है, वैसे तो मैं खुद भी यंग हूँ। जी जी बिल्कुल, नहीं एक्सपीरियंस वो यंगस्टर जो बीएस करते हैं फ्रेशली, एमफिल में नहीं गए होते, उनको किसी देखिए, ने जो बता दिया होता है। हमारे जो बीएस, जो हमारे माशाल्लाह आप तो, बीएस के लोग, मैं कह रहा हूँ कि आप तो वो यंगस्टर हैं जिन्होंने बड़ी छोटी उम्र में पीएचडी कर ली। माशाल्लाह 26 की एज में पीएचडी कर लेना ये कोई छोटी बात नहीं है। एज के हिसाब से मैं नहीं कह रहा, मैं एक्सपीरियंस के हवाले से बात कर रहा हूँ। जी जी, एक्सपीरियंस, देखें, अगर आप बीएस वगैरह में अगर आप रिसर्च करते हैं जैसे आपने की, मैंने की, तो जी जी। मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे पब्लिकेशंस भी हैं। जी जी माशाल्लाह, तो मेरे भी हैं, बीएस के थीसिस जी पे भी मेरी है। जी जी, तो उसमें ये है कि आप जब वहाँ से अगर आपको सुपरवाइज़र जो है ना वो अच्छे मिल जी जाते जी हैं, सीनियर्स बिल्कुल। अच्छे मिलते हैं ना, तो वो आपको अच्छे तरीके से गाइड क्या करते कुछ हैं। नाम में भी कमाल है मेरे ख्याल में, हमारा नाम भी एक जैसा है तो शायद इस वजह से भी। जी 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 बिल्कुल। तो उसमें ये है कि यंगस्टर्स के लिए यही है कि वो जो है वो अपने सीनियर से लर्न करने की कोशिश करें,
अपने जो है वो सुपरवाइजर से जो है ना वो लर्न करने की कोशिश करें, ठीक है। और अपना जो लिटरेचर सर्वे है, अपना जो नॉलेज है टॉपिक के बारे में, वो जी आप जी वो बिल्कुल। इंक्रीज करें। अगर आपका नॉलेज नहीं होगा ना, तो आप एक अच्छा जो रिसर्च है वो कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। जी जी आपको बिल्कुल। फिर ट्रबल शूटिंग आनी चाहिए। आपका लैब में कोई प्रॉब्लम हो गया है, कोई आपके पास किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है, तो आप उसको सम हाउ जो है वो सॉल्व करने की हाँ। कोशिश करें। तो जो है वो फिर आप उसके लिए ब्राउजिंग करें कि जी अगर जी मेरे पास ये इशू आ गया तो मैं कैसे जो है वो इसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो वो अगर अगर आप एक सवाल पुट कर देते हैं तो मोस्टली काफ़ी सारे लोग जो है वो आपको आंसर करेंगे उसका कि आप ये ट्राई कर लें, आप ये ट्राई कर लें। तो रिसर्च इसी चीज़ का नाम है, लर्निंग का नाम है, न्यूर लर्निंग आपने करनी है, ठीक है। तो आप उसके ऊपर फोकस करें, ना कि जस्ट आप पे करके रिसर्च पेपर में अपना नाम डलवा लें। जी जी बिल्कुल। और आपको एक और बात बता दूं, जो ये रिसर्च पेपर में आप नाम पुट करा देते हैं पैसे दे के, उसमें जो ये पेपर्स पब्लिश होते हैं ये जी कैटेगरी जर्नल्स जी में जी है बिल्कुल मोस्टली। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा तो ही है। जी कैटेगरी की कोई वैल्यू नहीं है, वो बस एक ये है कि बस आपका एक नाम है सीवी कि पे, सीवी में आपने लिखने के पेपर, लिए काफी है सीवी। सीवी के पेजेस जो है आप हाँ बढ़ा सकते बिल्कुल। हैं, उसके अलावा आपकी जो है ना वो फायदे आपको नहीं होते उसके। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि हायर एजुकेशन कमीशन ने भी जर्नल्स की कैटेगरी बना दी है, जी जी और जो बिल्कुल। प्रोफेसर्स की जो प्रमोशन है वो उनके लिए लाजिम कर दिया है कि जी ये डब्ल्यू कैटेगरी में जो है वो पेपर पब्लिश होने चाहिए, जी जी ठीक है। उससे ये होता है कि डब्ल्यू कैटेगरी में हमेशा क्वालिटी ऑफ रिसर्च जो है ना वो एक्सेप्ट होती है। अगर आपकी अच्छी क्वालिटी है तो आपका पेपर अच्छे जर्नल में जाएगा, ठीक ओ, है। हायर एजुकेशन कमीशन ने जो कैटेगरीज बना दी हैं उसका थोड़ा सा जो नुकसान है वो स्टूडेंट्स को ज़रूर होगा जी जी अपेरेंटली, क्योंकि उनके जो पेपर्स हैं वो वाई या जी कैटेगरी में फिर सुपरवाइजर जो है वो पब्लिश कराने पे विल अपनी शो नहीं करेंगे, तो वो डब्ल्यू कैटेगरी की तरफ जाएंगे क्योंकि उन्होंने अपनी प्रमोशन लेनी होती है, ठीक है। तो थोड़ा सा स्टूडेंट को टफ टाइम जो है वो बेयर करना पड़ेगा, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप जो है वो अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर में जो है पेपर सबमिट कराएं और कोशिश करें कि वहीं पे पब्लिश हो आपका। अगर आप जी एक जी। अच्छी रिसर्च कंडक्ट करेंगे तो आपका पेपर भी अच्छे जर्नल में पब्लिश होगा। हाँ, तो चलें। मेहनत से जो है वो सब कुछ है। अगर आप मेहनत नजमत। ये चाहेंगे कि बगैर मेहनत के जो है आप, अगर आप अपने 20-30 रिसर्च पेपर पब्लिश कर लें या इस तरह पॉसिबल नहीं है, तो जी इंसान को रियलिस्टिक होकर सोचना चाहिए। तो इसमें जो है ना अगर आप रियलिस्टिक नहीं है, जस्ट आप हिपोथेटिकल जो है ना वो प्रोजेक्ट बनाते रहेंगे, डिज़ाइन करते रहेंगे, तो उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने दोस्तों में हल्का है बाम में तो आप जो है अपनी एफिशिएंसी शो कर सकते हैं कि जी मैं ऐसे कर सकता हूँ, मैं ऐसे कर सकता हूँ, लेकिन आप रियलिटी में आप कुछ भी नहीं होते, आप सिफर चलें, होते हैं, ठीक है। थैंक यू सो ठीक मच है। राना साहब, आपने बड़ा अपना कीमती टाइम में से हमें टाइम दिया। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपसे किए, क्लैरिफिकेशन की पेपर्स के हवाले से, रिसर्च के हवाले से। इसके अलावा थोड़ा सा आपका जो फॉरेन कंट्री का विजिट था उसके हवाले से। इंशाल्लाह अगर जो फ्रेंड्स देख रहे हैं, जिन्होंने ये वीडियो देखी, किसी भी किस्म का आपका ह्यूमन जेनेटिक्स के अलावा बायोलॉजिकल साइंसेज में किसी क्वेश्चन का आपका क्वेश्चन है, या आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, या कोई कन्फ्यूजन है, आप इसमें कमेंट्स करेंगे। कमेंट के जो आपके जवाब होंगे आपको इंडिविजुअल भी दिए जाएंगे। और अगर हम राना साहब की मसरूफियात से टाइम निकाल, इनको रिक्वेस्ट करेंगे, ये टाइम निकाल के एक आंसर, क्वेश्चन आंसर की जो है ना सेशन भी हम कर देंगे। ठीक, थैंक यू राना साहब। अल्लाह आपको बहुत ज़्यादा तरक्की दे, सेहत तंदरुस्ती दे, और हमेशा खुश रहे। ओके, अल्लाह हाफिज़।